गाइज वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? चलिए हम लोग लेकर आए अपना नेक्स्ट सेशन जो कि हिस्ट्री का रहने वाला है। जो लास्ट मैंने बताया था आपको पंजाब और मैसूर के बारे में, आज हम लोग चलेंगे अपने आगे के पेज में जो कि होगा ब्रिटिश पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी। ठीक है, जो ये ब्रिटिश साम्राज्य था उसके प्रशासन के क्या क्या तरीके थे, क्या क्या पॉलिसीज़ थी, उसके बारे में हम लोग चलेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, अंग्रेज का भारत का पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ होता है? मतलब जो अंग्रेज तो शुरू हो गए थे पहले ही, लेकिन वास्तविक की बात करें जब पूरी तरीके से कंट्रोल आता है, देखिए जब 1707 में औरंगजेब का देहांत होता है, निधन होता है, उसके बाद से जो है ये हावी होने लग जाते हैं ब्रिटिशर्स इंडिया पे, क्योंकि जो उत्तराधिकारी थे हमारे मुगल के वो बहुत कमज़ोर थे। तो ये आपसी लड़ाई में, राजाओं की आपसी लड़ाई का फ़ायदा उठा के इन लोगों ने क्या किया, अपने पैर जमाने शुरू किया। और ये धीरे धीरे ही जमे, पूरी तरीके से एक बार में जम नहीं जाते हैं। तो धीरे धीरे फाइनली कब हो गए, जब ब्रिटिश ये बक्सर का जब युद्ध होता है, एक सेकेंड, जब 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, उसके बाद से पूरी तरीके से जो है प्लासी का जब युद्ध होगा तो उनके पैर जमेंगे, ठीक है, पैर रखे जाएंगे। लेकिन जब बक्सर का युद्ध होता है उसके बाद पूरी तरीके से जो इंडिया है हमारा ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर आ जाता है। और जब इलाहाबाद की संधि हो जाती है उसमें क्या हो जाता है, जो मुगल है वो क्या बन जाते हैं, महज एक पेंशनर बन जाते हैं। ठीक है, इनको पेंशन दिया जाता है और उनको लाल किले से पूरी तरीके से इनको हटा दिया जाता है। ठीक है, पेंशनर बना दिया जाता है मुगल को। चलिए, इलाहाबाद की संधि, ठीक है, जितना ध्यान रखना पूरी तरीके से वास्तविक नियंत्रण कब होता है, तो इलाहाबाद की संधि 1765 में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया, तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया, उसे इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त किया? लाने वाले आपके क्लाइव थे, हटाने वाले आपके वॉरेन हेस्टिंग है। ठीक है, लाने वाले क्लाइव, हटाने वाले हेस्टिंग, ये ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन होते हैं इन क्वेश्चन में। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? न्यायिक सेवा यानी जुडिशियल सर्विसेज, तो करना है वॉरेन हेस्टिंग होंगे। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सर्विस के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ठीक है, इन्होंने क्योंकि सिविल सर्विसेज के एग्जाम को शुरू किया था तो इसीलिए इनको फादर कहा जाता है इनका। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त होता है? देखिए दो क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। एक तो जो बने थे अधिकारी, उस समय आईएएस को आईसीएस बोला जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो बने कौन थे आईसीएस अधिकारी? सत्येंद्र नाथ टैगोर। और एक आता है सिन्हा जी का नाम आता है, एस.एन. सिन्हा, जो क्या हुआ था, पास किया था जिन्होंने। तो ये दो टॉपिक, दो बातें हैं अलग अलग, में कंफ्यूज नहीं हो रहा है। ये अधिकारी बने थे, इन्होंने सिर्फ पास किया था बट ज्वाइन नहीं किया था, तो दोनों में फ़र्क है। सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, टैगोर और ये सिन्हा दो अलग अलग नाम है, ये ध्यान रखना आप लोग को। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? यानी संघीय लोक सेवा की जो कौन सा कमीशन स्टार्ट किया था, इसको कौन से कमेटी के सुझाव पे किया गया था? तो ली कमीशन। ठीक है, ली आयोग, बस इतना ध्यान रखना है। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट। बहुत सारे ये लाए गए थे, बंदोबस्त लाए गए थे, जिसमें ये एक रेतवाड़ी है, महलवारी है, और एक इजारेदारी प्रथा भी है, जिसको कौन लाए थे? हमारे वॉरेन हेस्टिंग लाए थे। ठीक है, भू राजस्व वसूली, आपने परमानेंट सेटलमेंट के बारे में सुना होगा, रेतवाड़ी के बारे में सुना होगा, महलवाड़ी के बारे में सुना होगा, जमींदारी प्रथा के बारे में सुना होगा। एक आती है वॉरेन हेस्टिंग जो लाए थे इजारेदारी प्रथा, इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये साथ तो बार बार पूछ चुके हैं, इजारेदारी प्रथा कम पूछा गया है या पूछा ही नहीं है, तो इसका ध्यान रखना है, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग ली आयोग। एचिसन आयोग 1886 में लाया था, लॉर्ड डफरिन लाए थे। ठीक है, ये आपके लॉर्ड हार्डिंग टू लाए थे। इलिस्टिंग आयोग, ठीक है, इसका नाम बड़ा अजीब सा है, देख लेंगे आप लोग। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, ठीक है, द्वितीय 1912 में। और ली आयोग है 1923 में, कौन लाए थे? लॉर्ड रीडिंग लाए थे, गवर्नर जनरल थे उस समय। ठीक है, तीनों याद हैं। इसका नाम बड़ा अजीब सा है, इर्सलिंगटन आयोग। ठीक है, इर्सलिंगटन आयोग, हिंदी इंग्लिश में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य सहायक संधि की प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की थी? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जब भी कोई भी युद्ध खत्म करना होता था तो अंग्रेज क्या करते थे? ये लोग सहायक संधि ले आए थे, ठीक है। तो इसको कौन लाया था? सहायक संधि का स्टार्ट किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सब्सिडी अलायंस बोलते हैं, समझौते। ये क्या होता था इसका मतलब? अंग्रेज राजा जो है इनको पैसे देते थे, बदले में ये इनको सुरक्षा प्रदान करते थे, ठीक है। सब्सिडी अलायंस, सहायक संधि इसको कहा जाता है। कौन लाए थे? लॉर्ड वेलेस्ली लाए थे। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? प्रथम अंतिम में सब पूछा जाता है, तो प्रथम कौन था आपका? हैदराबाद था, ठीक है, 1798। राज हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी। इसमें था कि जो भी राजा की संतान नहीं है या उत्तराधिकारी बिना घोषित किए उनका देहांत हो जाता है या गोद लिया हुआ पुत्र, ये सब जो है वो निरस्त हो जाएगा। इनका जो भी साम्राज्य होगा वो ब्रिटिश हुकूमत के तहत आ जाएगा। ये इसका पॉलिसी था। और यही जो है इसी की जो पॉलिसी थी कुछ हद तक 1857 के बहुत सारे राज्यों में विद्रोह का कारण बनी थी ये। चलिए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत आने वाले राज्य, पहले कौन आया था? सबसे पहले सतारा आया था, ठीक है, 1848 में। अंतिम में कौन आया था? अवध आया था। सब्सिडी अलायंस में अलग बात है, वो हैदराबाद था, लेकिन ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, इसमें आया था आपका सतारा सबसे पहले, फिर जैतपुर आया था, फिर संभलपुर आया था, फिर बघाट आया था, फिर उदयपुर। हमको ये जो गोल वाले हैं ना उसको ज़्यादा ध्यान रखना है। अवध आया था 1956 में, झांसी आया था 1853 में, नागपुर आया था 54 में, संबलपुर 49 में, जैतपुर भी 49 में और सतारा सबसे पहले 48 में। फर्स्ट एंड लास्ट तो आपको ध्यान रखना ही है। उसके बाद ये झांसी, नागपुर, संबलपुर और जैतपुर, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आना आता ही है, कंपलसरी है, ठीक है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चतुराई पूर्व निष्क्रियता यानी मास्टरली इनएक्टिविटी की नीति किससे संबंधित है? ये थोड़ा एक नया क्वेश्चन आपने देखा होगा, तो जॉन लॉरेंस, ठीक है, जॉन लॉरेंस। जो नए क्वेश्चन देखे उसको 2 बार पढ़िएगा। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था और डायरेक्ट जो है वो इंग्लैंड से शासन किया जाता था, ब्रिटेन से। बस इतना ध्यान रखना है। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी किसके कार्यकाल में निर्मित की गई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में ही की गई थी। इसका क्या मतलब होता था ना? आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर करते हैं, ये जुर्म क्रिमिनल लॉ के लिए होती है ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए, धाराएं होती है। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया था? तो स्ट्रेची आयोग। 2 क्वेश्चन हो गए इसमें। स्ट्रेची आयोग किससे रिलेटेड है? तो अकाल, फैमाइन से रिलेटेड है, ठीक है। अब कब किया गया था? 1880, इंडिया फर्स्ट फैमाइन कमीशन, ठीक है। 1880 में इंडिया का पहला फैमाइन कमीशन था जो कि स्ट्रेची आयोग के नाम से था। चलिए आगे देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 बार इसको पढ़िएगा। भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किससे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर कहा जाता है, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। अभी देखते हैं हम लोग ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार, ठीक है। ये जो हमारे इंडिया से सटीक कंट्रीज हैं उनके बारे में बताया गया। नेपाल 1816 में किसने कब्जा किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। सिंध को किसने किया था? लॉर्ड एलनबरो ने किया था। भूटान को लॉर्ड लॉरेंस ने और बर्मा यानी म्यांमार को लॉर्ड डफरिन ने, ठीक है। और डलहौजी ने क्या किया था? भारत का गवर्नर जनरल रहे थे लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक। बस इसमें इतना ही है। देखते हैं आगे कुछ है कि नहीं। 3 खटिया सिस्टम आपका पता है, 3/1 कट्ठे में 20 बीघा होता है, सॉरी 3/20 होता है ना, 3 कट्ठिया सिस्टम कहा जाता है। 1 कट्ठा में 1 कट्ठा नहीं, सॉरी 3/20 यानी बस इतना याद रखना है, 3/20 होता है। 3 कट्ठिया मतलब 20 का अगर भाग है तो 3 होगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। ये जो इंडिगो, जो नील की खेती होती थी ना, ये उससे रिलेटेड है 3 खटिया सिस्टम। तो इसमें क्या होता था?
एक कट्ठा में जो होता है ना 20 धूर होता है, ठीक है, एक कट्ठा में 20 धूर होता है। ये बिहार के बच्चे समझ पाएंगे इसको, ये मेजरमेंट होता है। एक कट्ठा में आपका 20 धूर होगा, तो 20 धूर में तीन तीन धूर में क्या उगाना होगा, इंडिगो उगाना होगा, ठीक है, 20 धूर में। और ये जो जब इंडिगो उगाते थे तो ये तीसरा जो हिस्सा होता था, 3 हिस्सा, मतलब 20 में से 3 को अगर हटा देंगे तो ये 3 हो जब बंजर हो जाता था कुछ समय के लिए, यानी लंबे समय के लिए क्या हो जाता है, ये बंजर हो जाता। इसीलिए, और इसका जो उगाने का जो खर्च होता था वो भी नहीं निकलता था जो पैसे मिलते थे अंग्रेज़ों से। तो इसीलिए जो है ये इसका विरोध किया गया था, क्योंकि एक तो इनको पैसे नहीं मिल रहे उतने उगाने के, दूसरा कि ये बंजर हो जाती थी ज़मीन, और इनको फोर्सफुली उगवाया जाता था। ये तीनों बातें थी जो 3 कटिया सिस्टम की को परेशान करी थी इंडिगो फार्मर्स को, ठीक है। अब एक आती है ददनी प्रथा, ठीक है, बस ये ध्यान रखना ददनी प्रथा है। इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादक कारीगरों, शिल्पकारों से आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे, मतलब ये पैसे देते थे, ठीक है, इनसे सामान लेने के लिए पैसे देते थे। ये ददगी प्रथा हो गई। और 3 कठिया प्रथा तो सबको पता है, इसमें बस ये ध्यान रखना 3/20 होता है। एक 20 धूर होता है जिसमें 3 धूर में क्या होती थी, इंडिगो की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था, ठीक है। और डाकू राज किसने कहा था, 1765 वाले जो 1700 वाला जो दौर था उसको डाकू राज किसने कहा था, तो प्रसिद्ध इतिहासकार KM पाणिक्कर ने कहा था। मैं लिख देती हूँ, डाकू राज। स्टेटमेंट आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। डाकू राज किसने कहा था, 1765 से 72 के समय को KM पाणिक्कर ने कहा था, ठीक है, KM पाणिक्कर। ये सब आपको मिल जाएगा, ये NCERT सार संग्रह है, उसी से पढ़ा रहे हैं हम लोग, उसी में मिल जाएगा आपको। और अगर बात करें हम बिहार में, इंडिया में पहली बार टी की खेती कब शुरू की गई थी, चाय की खेती तो 1883 में शुरू की गई थी, ठीक है। चाय बागान पहली बार यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। चलिए, और स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा किसने दिया था, हमारे गांधी जी ने दिया था, ये तो सबको पता है, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को। और ये सही भी है, आज भी देखें तो हम लोग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये गांधी जी ने कहा था, MK गांधी जी, ठीक है। चलिए, और ये आप लोगों के लिए एक न्यूज़ थी जिसमें कि अब जो देखिए ज़्यादा समय तो रह नहीं गया हम लोग के पास, 12 फरवरी को कंफर्म है कि एग्ज़ाम हो जाएगा। 99% चांसेस है कि 12 फरवरी को ही एग्ज़ाम होगा, तो हम लोग के पास ज़्यादा समय नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आज से या कल से, हो सकता है आज रात को ही वीडियो आ जाए आपके लिए या कल मॉर्निंग में है, तो हम लोग जो डिफरेंट कोचिंग के, जो देखिए सब बच्चे हैं इसमें अफोर्ड तो नहीं कर पाते कोचिंग के, जैसे बहुत सारे कोचिंग, अलग अलग कोचिंग के जो टेस्ट सीरीज़ है बहुत महंगे आते हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने मैक्सिमम कोचिंग के हम लोग टेस्ट सीरीज़ जो है वो एज अ डिस्कशन, मतलब क्वेश्चन बोलेंगे और उसका आंसर बोलेंगे, बस एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हम नहीं बताएंगे, बस आंसर बोलेंगे, वो आप लोग जो है वो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ये वीडियो जो है वो डेली 2 वीडियो आएगी इसकी, ताकि 20 दिन का जो समय बचा है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टेस्ट सीरीज़ को कवर कर सकें। और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी फेमस इंस्टीट्यूट है उसके जो टेस्ट सीरीज़ चल रहे हैं वो हम आपके लिए लेकर आएँ। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो छूटे नहीं। और आप लोग प्रैक्टिस जो है उसको वीडियो को पॉज कीजिएगा और आपने क्वेश्चन को देखिएगा, और फिर अपना टेस्ट सीरीज का वो आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, OMR शीट का एक 15 पेज का कॉपी आती है, वो ले लीजिएगा और उसे प्रैक्टिस कीजिएगा। थोड़ा गैप के बाद हम लोग आंसर बोलेंगे ताकि आप लोग जो है उसको पॉज करके आप क्वेश्चन बना सकें, ठीक है। PDF हम लोग प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, लेकिन वीडियो में आप लोग उसको पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोग का एग्ज़ाम में कुछ आपको हेल्प हो सके, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो गांव में रहते हैं, जो दूर दराज में लेके पढ़ाई करें, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या जो नहीं मंगवा पाते हैं शहरों से ये सारे कोचिंग के मॉक टेस्ट, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी।